हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज जो बात होगी वो होगी क्लास 10th से 11th में जाने वाले बच्चों के बारे में। तो आप लोगों को पता है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट ये भी ख़त्म होगा ही सही और फिर हमारा एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट होगा। कई स्कूल्स ने और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो अभी से ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर ही दिया है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चों ने अभी लेकिन 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है, मैं बस ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे अब 10वीं पास करके 10th एग्ज़ाम के बोर्ड जिन्होंने इस साल दिए हैं 2020 में, वो पास करके 11th में जब जाएंगे तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। और कई बच्चों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है कि हमें साइंस लेना है। तो स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए वीडियो बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे साइंस लेना है तो ये आपने खुद ने ही डिसाइड किया होगा, ना कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हो या कोई टीचर बोल रहे हो, या फिर इस वजह से आप साइंस लेने की सोच रहे हो कि मैं तो सबसे अच्छा ही पढ़ता हूँ पूरी क्लास में तो मुझे तो साइंस ही लेना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, पहले से आप लोग डिसाइड कर लेना, क्योंकि साइंस आप कोई भी सब्जेक्ट लो, साइंस लीजिए, मैथ्स लीजिए, बायो लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, जो आपको लेना है। बट पहले आप ये समझ लीजिए आपको आगे करना क्या है, हर सब्जेक्ट में स्कोप क्या है, आपको किस चीज़ में आगे जाना है। आपको डॉक्टर बनना है, जाहिर सी बात है आप बायो लेंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स लेंगे। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप आर्ट्स में जाएंगे। अगर आपको सीए बनना है, सीएस बनना है तो आप कॉमर्स लेंगे। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के अलावा भी होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट लेने पर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स वाला हमेशा ही आईएएस बने, एक डॉक्टर भी आईएएस बन सकता है, एक इंजीनियर भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो मैं ये वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ जो साइंस लेने वाले हैं, जिन्होंने पहले से तय कर लिया है कि मुझे साइंस लेना है, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीएमबी हो या पीसीबी हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स विद बायो जिसको हम कहते हैं वो हो। तो उन बच्चों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, जब 10th का रिजल्ट आएगा, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब 10th का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के बेहतरीन परसेंटेज आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप भरोसा रखो, है ना। किसी के 95 आएंगे, किसी के 85 आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 75, कोई 100 भी लाने वाला होगा, 98 भी लाने वाला होगा। तो 10th क्लास में आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, अब आप 11th में गए हो तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है, 99% बच्चों का एटीट्यूड और माइंडसेट बहुत अलग हो जाता है साइंस लेने के बाद। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जब 10th बोर्ड एग्जाम इतने अच्छे से दे दी थी तो 11th तो मैं यूं ही निकाल लूंगा, 11th में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको रियल हकीकत बताने वाला हूँ आज कि एक्चुअल में होता क्या है बच्चों के साथ, जो मैं देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ और बहुत पहले से ये चीज़ें देख रहा हूँ। तो वही चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे, और आप लोगों को ये बताना है कि आप ऐसी गलती ना करें। तो देखो, अक्सर बच्चे यही सोचते हैं कि 10th क्लास में बेहतरीन बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम पहली बार दिया ना, पहले एक्सपीरियंस था, इससे पहले कभी बोर्ड दिया नहीं, और उसमें आपके 85, 95, 80s में नंबर आ गए, आपने साइंस ले लिया। ज़्यादातर स्कूलों में इन्हीं बच्चों की रेंज में साइंस मिलता है, जिन बच्चों को इस रेंज में नंबर आते हैं उनको ही साइंस दिया जाता है। तो वो बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं कि भाई अब नंबर तो आ गए हैं, अब 11th में ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, चिल करेंगे बेहतरीन, और 12th के अंदर फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, आप लोग साइंस लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही सोच के लेते हैं कि हम आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, अच्छी चीज़ें बनना चाहिए, या फिर आगे हम रिसर्च में जाएंगे, हम बाहर कंट्रीज के अंदर अपनी हायर एजुकेशन लेंगे। तो वो सब करने के लिए आपको 11th 12th के सारे सिलेबस को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे सिलेबस को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि सिलेबस को रट लो, कॉन्सेप्चुअल हर टॉपिक को क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। मैं आपको एक रियल चीज़ बताता हूँ, 10th क्लास की केमिस्ट्री ले लो। आपको 10th क्लास में 5 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, कितने? 5, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक केमिस्ट्री में जो चैप्टर थे 5 थे। अब 11th क्लास का कोई भी एक चैप्टर उठा लो, हम चैप्टर 1 उठा लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर, मोल कंसेप्ट हम उसको प्यार से बोलते हैं उस चैप्टर को। वैसे उस चैप्टर का एनसीईआरटी में जो नाम है
वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये चैप्टर और ये चैप्टर, इन दोनों चैप्टर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं डरा नहीं रहा हूं, प्लीज डरना नहीं है। मतलब ये 5 चैप्टर कहीं ना कहीं इस एक चैप्टर से हल्के हैं। मतलब ये एक चैप्टर इन चैप्टरों से भारी पड़ेगा। 11th में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर साइंस लेने की सोच ली है तो पहले से तैयारी रखो कि मुझे मेहनत करके ही रहना है 11th में भी। बच्चे मेहनत नहीं करते हैं 11वीं में, वो कहते हैं हमने अभी 10वीं में पढ़ के आए हैं, अब 11वीं में क्या मेहनत करें, क्या करें 11th में पढ़ के, अब 12th में देख लेंगे। जिसकी वजह से होता यह है कि आपके जो एग्जाम होते हैं जेई या फिर नीट, ये एग्जाम्स जो होते हैं, आप और भी एग्जाम देख लो भाई, अपने KVPY होता है और NTSC तो वैसे वो तो 10th में होता है, उसकी क्या देखा, ओलंपियाड होता है। इन सारे एग्जाम्स में 11th और 12th के सिलेबस से ही पूछा जाता है ना। हमें सिर्फ बोर्ड ही नहीं निकालनी है, हमें ये एग्जाम्स को भी तो क्रैक करना है, तभी तो आप बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं 11th और 12th ये दोनों क्लास बहुत ही क्रूशियल होती है और स्टार्टिंग आपकी इस क्लास से होती है। अगर ये क्लास में आप जैसे नंबर 10th में लाए थे वैसे ही नंबर आप 11th में लेके आ जाओ, मतलब 10th में अगर 75 थे तो मैं कह रहा हूँ 11th में 75 से ज्यादा नंबर लिया हो, 85 की रेंज में लिया हो, तो आप 12th में 95 क्रॉस करोगे। और अगर आपने इस क्लास को हल्के में लिया तो फिर ये क्लास बहुत भारी पड़ जाती है। फिर एक तो बोर्ड का प्रेशर रहता है, ठीक है। अच्छा 11th में कई बार होता है पेरेंट्स बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, बोलते हैं अभी 10वीं तो बोर्ड दी है, अभी तो 11th का रिजल्ट कौन पूछने वाला है। ये बात सही है, 11th का कोई रिजल्ट पूछता नहीं है, लेकिन हम अपने दिल से इस बात को बाद में सोचेंगे जब हम 11th अच्छे से नहीं करेंगे ना, कि यार 11th अच्छे से कर लेनी थी, वो बोर्ड में हमारे काम आ जाती, इस एग्जामों में हमारे काम आ जाती। अच्छा एक चीज और सुन लो, चाहे आप कॉमर्स लो या आर्ट्स लो या साइंस लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा के आप ले लो, आपको एक चीज कॉमन रहेगी इन सारे सब्जेक्ट में, और वो है हार्ड वर्क। मतलब ये चीज तो हर जगह ही करनी पड़ेगा। हार्ड वर्क अगर आप नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप यहां पर भी टप्पे खाएंगे, इधर भी खाने वाले हैं और इधर भी, ठीक है। तो अपना आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेज मत समझिए आपने अगर साइंस लिया है तो, आपने आपको बहुत ज्यादा कम मत समझिए अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स लिया है तो। एक हकीकत बताता हूं आपको, जो हमारा पूरा देश है ना भारत, उस पूरे देश को जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, और मतलब जितने भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं आपके, और भी NDA होता है, और रेलवे मंत्रालय हुआ, या फिर हेल्थ सेक्टर हुआ, एजुकेशन सेक्टर हुआ, इनको जो गवर्न करती गवर्नमेंट ही करती है। हमें पता है गवर्नमेंट ही सब कुछ देख रही है, लेकिन एक्चुअल में इनको जो चलाने वाली बॉडीज होती है ना, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। मतलब IAS ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, जिनको हम इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं, जो क्राइम्स वगैरह को देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये जो IAS IPS होते हैं ना, 80% उनका बैकग्राउंड आर्ट्स कॉमर्स से होता है, 20% सॉरी आर्ट्स कॉमर्स से होता है 80%, और 20% साइंस से होता है, ठीक है ना। हम मानते हैं साइंस के बैकग्राउंड वाले इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन IAS IPS ऑफिसर ज्यादातर इस बैकग्राउंड से बनते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है आपको, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। आप अपना आपको बहुत ज्यादा कीमती ना समझिए कि आपने साइंस ले लिया है। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि आप ये समझ लीजिए कि 10th में आपने जितनी मेहनत करी थी उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको इस क्लास में करनी है, चाहे आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या फिर साइंस लो। और आपने अगर साइंस लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि केमिस्ट्री के जो शुरू के 5 चैप्टर थे वो इस एक चैप्टर के बराबर कर लीजिए आप। कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको भारी लगने लगेगा, वो 5 चैप्टर आसान लगने लगेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी हो जाती है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि आपने रट के आ गए हो, आपको फॉर्मूला भी पता हो, और फॉर्मूले के इन बिटवीन द फॉर्मूला वो पूछ लेते हैं, इन बिटवीन द लाइन्स वो पूछ लेते हैं, चाहे बोर्ड हो या फिर चाहे वो नीट या जेई हो। पहले तो बोर्ड में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाता था, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन अब तो वो भी थोड़ा सा घुमा देते हैं बच्चों को, क्योंकि कब तक एक ही चीज को रिपीट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना एटीट्यूड बदल दो। अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ये बात पता है जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। जब 10th का रिजल्ट आएगा, आपके 95 80 में नंबर आएंगे, आप 11th में जब साइंस लोगे तो आप डे 1 से पढ़ना ही नहीं चालू करोगे,
क्योंकि जब पहली क्लास लगेगी ना, आपको लगेगा ये क्या है, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या करूंगा, ऐसा लगने लगेगा। तो यही चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास के पहले दिन से रेगुलर अपने आप को फोकस रखते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा कि किस तरह फोकस रहना है, फिजिक्स में किस तरह हैंडल करना है फिजिक्स को। अभी तो बहुत मजा आने वाला है, जब तुम्हारा पहला लेक्चर लगेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब तुम्हें पता चलेगा ये तो बहुत ही अजीब चीज है, ये तो पहले कभी देखी ही नहीं, ना करी ना सुनी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें मिलेंगी। तो इसको एक इंजॉयबल तरीके से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे आसपास ही हो रही है सारी चीजें। चाहे कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, या फिर आप साइंस ले लो, हम अपने आसपास की चीजें ही पढ़ रहे हैं, कोई बाहर की चीजें कुछ नहीं पढ़ी जा रही है। तो उसको हमारे आसपास का एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना एटीट्यूड को सबसे पहले बदल लेना, अपने माइंडसेट को बदल लेना रिजल्ट आने के बाद। उससे पहले भी अगर डिसाइड कर लिया है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं यहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। इस चैनल पे बेसिकली 9th और 10th की साइंस की वीडियोस अपलोड होती है और 11th और 12th की केमिस्ट्री की वीडियो। तो अभी फिलहाल जैसे अभी आज 21 मई है, तो 21 मई से 25-26 तारीख तक तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है मेरी वीडियोस आने की, लेकिन उसके बाद में अल्टरनेट वीडियोस आएंगी 9th और 11th की एक दिन, 10th और 12th की एक दिन। मतलब 9th और 11th, 9th साइंस की और 11th केमिस्ट्री की एक दिन वीडियो आएगी, 2 वीडियो। और ऐसे ही 10th साइंस की और 12th केमिस्ट्री की 2 वीडियो अल्टरनेट डेज पे आती जाएगी एक के बाद एक। तो ये मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरह से रेगुलर चैनल को आगे लेके चलते जाऊं। आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। आप लोग अगर इससे फायदा उठा रहे हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक दिन में 5 वीडियो भी डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा मैं एक और चीज प्लान कर रहा हूँ, एक वेबसाइट डेवलप करने की सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ, मतलब वो समझ लो प्रोसेस में ही है, और जून के लास्ट वीक में या जून के मिड वीक में वेबसाइट जब पब्लिश होगी मैं अनाउंस कर लूंगा, उसका नाम भी आपको अनाउंस कर दूंगा। और उस वेबसाइट में आपको क्या मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी मेरे हाथ से बनी हुई नोट्स, सारे टॉपिक्स की जो यूट्यूब पे डिस्कस हुए हैं। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। 11th-12th में हम इन टॉपिक्स के, इसके जो टॉपिक्स होते हैं जेईई और नीट के, इसको भी फोकस करेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा साइंस के स्टूडेंट्स को, अगेन अब ये तो खैर चैनल की बात हो गई जो फ्यूचर में मैंने सोचा है करने का, और मैं करूंगा भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस बात से। अब बात मैं ये कर रहा था, अपने माइंडसेट को बदलो, है ना। ये मत सोचना 2-4 चीजें हैं कि मैं 10th में अच्छे नंबर ले आया हूं तो 11th में अच्छे से कर लूंगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल हल्के हो जाओ कि पढ़ना ही नहीं है। नहीं भाई, पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 15-15 घंटे पढ़ना, बिल्कुल नहीं। 10 घंटे बिल्कुल नहीं, 8 घंटे बिल्कुल भी नहीं। आपको स्कूल और कोचिंग अगर आप जाते हैं तो उसका हटा के अपनी सेल्फ स्टडी में आपको मैक्सिमम 5 से 6 घंटे पढ़ना है बस। और कभी कभी इसमें भी आपको एक चीज बता देता हूं, कभी कभी 5 से 6 घंटे, फिर लिख देता हूं शायद ऊपर नहीं दिखा हो तो, 5 से 6 घंटे पढ़ना है। और कभी कभी हफ्ते में एक आध बार आप मजे भी ले सकते हो। बोले तो लूप ले लो, एक आराम से गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको सैटरडे का दिल नहीं हो रहा पढ़ने का, ठीक है ना पढ़ो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन हो, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, 3 दिन, ऐसा कर सकते हो आप। तो इंजॉय करके पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। जिस टीचर का तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है उस टीचर से पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं मुझसे ही पढ़ लो ये सब, नहीं। मेरा नहीं समझ में आता, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, कोई जरूरत नहीं है। किसी और टीचर के पास चले जाओ, उसका जिसका समझ में आ रहा है उससे पढ़ो। अगर मेरा समझ में आता है पढ़ाना आपको तो बिल्कुल पढ़ो मुझसे, कोई इशू नहीं है। मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को मानूंगा अगर आप लोग मुझसे पढ़ोगे तो मैं यही कहूंगा कि अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना। अगर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट तो आएगा ही सही, और अगर आप साइंस लेंगे तो प्लीज ये सोच के चलना कि मुझे 11th से ही अपने आप को संभालना है। 11th से ही मैं अपने कॉन्सेंट्रेट करूंगा अपनी पढ़ाई में। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी पढ़ाई को कोई नुकसान हो। मैं भले स्पोर्ट्स में भी जाऊंगा, मैं अपने इंटर हाउस कंपटीशन में, इंटर स्कूल कंपटीशन में खेलूंगा, मैं खूब अच्छे से एंजॉय करूंगा, लेकिन पढ़ाई को मैं टस से मस नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कंक्रीट की तरह बिल्कुल लगा रहूंगा, पत्थर की तरह लगा रहूंगा, और उसको बिल्कुल अच्छे से फोकस करके जितने 10th में लाया था उससे ज्यादा 11th में लाऊंगा, और उससे ज्यादा 12th में लाऊंगा, ठीक है। और इन एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, जो काम की चीजें थी वो बोली। और एक इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट कोई भी लो, कुछ भी करो, लाइफ में हार्ड वर्क
तो करना पड़ता है। और हार्ड वर्क के साथ एक बोनस और दे देता हूं, ये भी जरूरी है। क्या लिख रहा हूं पता ही है ना, स्मार्ट वर्क, है ना। नहीं तो हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, ठीक है, पर आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दोनों ही जरूरी है, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलने वाला, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलने वाला। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि दोनों को किस तरह से कंबाइन करके आपको काम करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।